गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 रूसी क्रांति, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ कि उदारवादी कौन थे, रूढ़िवादी कौन थे और अतिवादी कौन थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यूरोप के अंदर उद्योगों का विकास हुआ तो एक नए तरह के औद्योगिक समाज की जो नींव है वो पड़ चुकी थी। एक नए तरीके का औद्योगिक समाज का निर्माण हो चुका था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत ही कम होती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने से जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि औद्योगिक क्रांति के कारण विश्व के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार हो रहा था। हमारे विश्व के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के अधिकार में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के अधिकार में होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन निजी पूंजीपतियों और सरकार दोनों के अधिकार में होते हैं। तो भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इस प्रकार क्या था? औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे यूरोप के अंदर पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो फैलती जा रही थी, जिसके कारण क्या था कि जो औद्योगिक शहर हैं वो बसते जा रहे थे, जिसके कारण शहरों के अंदर आवास और साफ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। और इन सारे परिवर्तनों को देख करके जो उदारवादी और जो रेडिकल थे, उदारवादी कौन थे? जो समाज के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे। और रेडिकल कौन थे? जो समाज के अंदर एकदम से परिवर्तन चाहते थे या अचानक परिवर्तन चाहते थे। तो ये दोनों जो समूह के लोग थे वो इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। जो समाज के अंदर पूंजीवादी जो एक विचारधारा है, जिसके कारण समाज के अंदर क्या था, बहुत सारे जो परिवर्तन हैं वो इस समय के दौरान देखने को मिले। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, मतलब सभी उद्योगों के ऊपर क्या था? निजी पूंजीपतियों का अधिकार था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। ऐसी बात नहीं है कि रेडिकल और उदारवादियों के पास क्या है? संपत्ति नहीं थी। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। वे लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। उस समय
कुछ समाज के कुछ तबकों को, कुछ वर्गों को जन्म पर आधारित कुछ विशेष अधिकार हैं वो दिए जाते थे, जिनके ये लोग क्या थे, खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष जो काम कर रहे थे, जो काम करने के आयु वर्ग में थे, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यानी उदारवादी और जो रेडिकल थे उनके जो विचारधारा थी उनके अंदर वो शामिल हो जाते हैं। उसके बाद तो यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। वो मानते थे कि कोई जो आंदोलनकारी क्रांति है वो समाज के अंदर होनी चाहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राजाओं को उनकी गद्दी से उतारने का प्रयास करने लगे जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही थी। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गया था और पूरे विश्व के अंदर क्या था, रूढ़िवादी अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना हो रही थी, 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी एक नेता थे जिनका नाम था जियुसेppe मैत्सिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो समाज के अंदर जो ये परिवर्तन देखने को मिले, ये पहले समाज के अंदर, यूरोपीय समाज के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उदारवादियों का एक समूह या उदारवादी क्रांति के बारे में हम फ्रांस क्रांति के दौरान हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो उदारवादी हैं और जो रेडिकल, जिनको अतिवादी कहा जाता है, ऐसे लोगों का एक समूह यूरोप के समाज के अंदर अस्तित्व में आता है और वह अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार लोग क्या है, उनके साथ हो जाते हैं। अब देखिए यूरोप में समाजवाद का आना, ये घटना कैसे घटित होती है। यूरोप में समाजवाद का आना समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। तो ये समाजवादी लोग कौन थे? मैंने बता दिया समाजवाद क्या था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के अधिकार में होते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो निजी संपत्ति रखने के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे कि जो संपत्ति है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी, जिसके पास संपत्ति है, वह व्यक्ति, संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं या उसकी संपत्ति में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो केवल क्या है, अपने फायदे के बारे में सोचता है, जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर होता है। जो पूंजीवादी है, व्यक्ति है, वो केवल क्या है,
अपने लाभ के लिए सोचता है, उसको समाज के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो ये समाजवादी लोग थे, ये समाज के कल्याण की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। तो कहने का मतलब क्या है, जो समाजवादी लोग हैं वो चाहते थे कि देश के अंदर जो भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है, वो सारे के सारे क्या हैं, सरकार के अधिकार में होने चाहिए, ना कि निजी पूंजीपतियों के हाथ में। तो कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। वो भविष्य को एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कोऑपरेटिव होता है मिलजुल करके काम करना, समूह बना करके काम करना। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। प्रश्न आ सकता है आपके पास कि न्यू हार्मोनी या नया समन्वय से आप क्या समझते हैं? तो एक समाज का गठन है वो किया गया था जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने, जो कि इंग्लैंड का था, और इन्होंने ये अमेरिका में किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे। ये कोऑपरेटिव क्या थे? ये ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से बांट लेते थे। जैसा कि गुजरात के अंदर एक डायरी उद्योग है जिसको अमूल डायरी कहा जाता है। तो वो अमूल डायरी है वो कोऑपरेटिव के द्वारा या कोऑपरेटिव सेक्टर में ही वो चलती है। इसमें जो कच्चा माल मुहैया कराने वाले जो किसान हैं, जो वहाँ पर दूध उपलब्ध करवाते हैं, और उस पूरे क्रियाकलाप में लगने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उस उद्योग के मालिक होते हैं। वो सामूहिक रूप से क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और जो भी उनको लाभ होता है वो लाभ वो आपस में बांट लेते हैं। इसी को कोऑपरेटिव कहा जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। ये दोनों बड़े दार्शनिक हुए हैं। मार्क्स का विचार था कि वे औद्योगिक समाज यानी पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे या उसको इकट्ठा करते जाएंगे, धन को इकट्ठा करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद की पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि निजी पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होती है। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज में ही भविष्य का समाज होगा। तो यहाँ पे हमने
समाजवाद क्या है और समाजवाद की जो विचारधारा है उसके दो दार्शनिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।